मैं सऊदी अरब में एक अरबी औरत के घर ड्राइवरी करता था। इस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता, वह मेरे साथ जाती। मैंने आज तक इस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसने हर वक्त अपने आप को एक काले नकाब से ढका होता था और आंखों पर चश्मा लगाया होता था। एक दिन मैं इसकी बेटी को बाजार लेकर गया, तब वापसी पर वह मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी थी, क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना वह हमेशा पिछली सीट पर ही बैठी थी। गैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब इस लड़की ने चलती गाड़ी में मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर के मारे मेरा जिस्म कांपने लगा। आज वह लड़की मुझे किसी और ही निगाह से देख रही थी। मैं गाड़ी की स्पीड तेज करने लगा और जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा अभी यही सोच रहा था कि उस अरबी औरत ने मुझे अंदर बुला लिया, और जो बात उसने कही से सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वह बोली, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा दूंगी। मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं अपने ही गांव की किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, मगर अपनी इज्जत और इस औरत की धमकी से डरकर इसकी बेटी से शादी कर ली। और इस औरत ने यह भी कहा था कि 1 महीने बाद तुम मेरी बेटी को तलाक भी दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली, मगर शादी की रात उस लड़की ने मेरी हालत ही खराब कर दी। मेरी तो रूह कांप गई जब उस लड़की ने मुझे सऊदी अरब आए हुए दूसरा महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। मेरे यहाँ आने का किस्सा भी अजीब ही था, कोई सुनता तो यकीन ही ना करता। मेरे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बेहद परेशान था, क्योंकि मेरी बहनों की शादी सिर्फ एक वजह से रुकी हुई थी कि हमारे पास दहेज नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा हुआ था। एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम कुछ परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, भाई जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग ना खाओ। वह कहने लगा, मैं तो तुम्हें नौकरी देने आया था, मगर तुम्हारी ख्वाहिश ही नहीं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैंने जल्दी से कहा कि रुक जाओ, मुझे बात बताओ। अंदर ही अंदर मैं घबरा भी रहा था, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन वह आदमी कहने लगा, फिक्र ना करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर के मुल्क में भिजवा दूंगा, वहाँ पर तुम काम करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं बाहर जाने का सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इसकी बात सुन लेता हूँ, क्या पता वह कोई अच्छा आदमी हो। लेकिन वह मेरी मदद क्यों करना चाह रहा था? मैंने उससे पूछा, भाई ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो वह कहने लगा, बस मैं ऐसे रोज़ किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। मुझे यह सारा मामला कुछ अलग सा लग रहा था और कुछ अजीब भी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी गलती की वजह से नौकरी छोड़ चुका था। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और इस आदमी के साथ चल दिया। वह मुझे लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया। मुझे एक कमरे में बैठा कर वो आदमी खुद गायब हो गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे और वीज़ा भी था। मुझे देखकर कहने लगा, ये पैसे पकड़ो और अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि शायद किस्मत मुझ पर यूं मेहरबान हो सकती है। मैं इसी वक्त पैसे लेकर वहां से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। मैं अगले दिन उस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दिया और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया, और बोला, परसों तुम्हारी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है उस नंबर पर बात कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं घर वालों को बताकर सऊदी अरब आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वह नंबर मुझसे कहीं खो गया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब मैं क्या करूँगा। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। जाने वह आदमी कौन था जिसने मुझ पर यह मेहरबानी करके यहाँ भिजवा दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया। मैं बहुत परेशान हो गया। पहले मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए दूसरा महीना होने वाला था और मैंने अभी तक अपने घर 1 रुपया तक नहीं भेजा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया
और माली की नौकरी दे दी। मुझे वहाँ से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वहाँ साहब की एक रिश्तेदार औरत आई थी। मैं नोट करता था कि वह मुझे घूर घूर कर देखती रहती थी। एक दिन साहब ने मुझे उस औरत के घर भेज दिया कि तुम आज से इसके नौकर हो और इसके घर ड्राइवरी करोगे। वह अरबी औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी और उसने मुझे रहने के लिए बहुत अच्छा कमरा दिया हुआ था, जबकि उसके बाकी नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। इस औरत की एक जवान बेटी थी। बस वह कहीं जाती तो मुझे अपने साथ ले जाती, मगर मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी थी। वह खुद को काले नकाब से ढक कर रखती थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे इस औरत की बेटी की हरकतें अजीब लगने लगी। वह गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ जाती और मेरे करीब आने की कोशिश करती। मेरा हाथ पकड़ लेती, मगर मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता। एक दिन उस अरबी औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितनी रकम चाहिए? मैंने कहा, लाखों रुपये चाहिए होंगे, क्योंकि दहेज बनाना है। कहने लगी, तुम जितने रुपये मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैं तो यह सुनकर बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे उसकी बेटी ठीक नहीं लगती थी और मैं वैसे भी अपने गांव में शादी करना चाहता था। मगर जब मैंने इनकार किया तो उस औरत ने धमकी दी कि वह मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा देगी। मजबूरी में मैं शादी पर तैयार हो गया। इधर उस अरबी औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रखे और बोली, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। वह तुम्हें ढेर सारी दौलत और ऐश आराम देगी। तुम जो मांगोगे वह देगी, मगर शर्त यह है कि तुम्हें उससे शादी से पहले इसकी शक्ल नहीं देख सकते, शादी के बाद ही देखोगे। यह शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी इरादा कर लिया कि मैं ज़रूर इसकी बेटी से शादी करूँगा। यह तो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। अब मेरे पास इनकार की कोई वजह ही नहीं थी। मुझे पैसे और हर सहूलियत मिल रही थी। इसके बदले में अगर मुझे किसी बदसूरत या घमंडी लड़की से भी शादी करनी पड़े तो यह घाटे का सौदा नहीं होगा। मैंने उस अरबी औरत से ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर भिजवा दिए ताकि मेरी बहनों की शादी हो सके। इस सारी सूरत में अजीब सिर्फ एक बात थी, और वह यह थी कि उस अरबी औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी, और दूसरा यह कि वह मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करेगी। कोई तो वजह ज़रूर थी जो वह मुझसे छुपा रही थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एक दिन वो कहने लगी, एक हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है। वह शादी के बाद यहाँ आएगी और तुम इसकी शक्ल भी शादी के बाद देखोगे। इस औरत ने बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपने किसी अजीज के पास दूसरे मुल्क चली गई है। जैसे ही वह आएगी उस दिन तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। मैंने हामी भर ली। मुझे लगा सादगी से शादी होगी, लेकिन उसने तो इतनी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दी कि मैं हैरान रह गया। मेहंदी की सजावट इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। मैं ताज्जुब में पड़ गया था कि क्या वह एंड वक्त पर आएगी। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी से एक नकाबपोश लड़की निकली और अंदर चली गई। वह इसी औरत की बेटी थी जो अब मेरी बीवी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। मैं सब देखकर हैरान हुआ। फिर सोचा कि चलो जो भी है, शादी के बाद राज खुल ही जाएगा। अब मुझे शादी का इंतज़ार था। मैंने अपने गांव में अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। पता नहीं यह शादी कितने वक्त तक चलेगी। शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन मेरे कमरे में आ गई और मैंने बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया, और जैसे ही उसका चेहरा देखा मेरे तो होश उड़ गए। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करूँगी, मगर यह सामने दुल्हन के रूप में बैठी हुई कोई लड़की नहीं थी, बल्कि यह तो मेरे मुंह से चीख निकलते ही रुक गई। मेरा जिस्म कांप रहा था और फिर मेरे सामने मेरा अतीत घूम गया।
जब मैं अपने गांव में था, मेरा नाम अमन है और मैं मास्टर्स करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी गांव से बाहर रहने का ख्वाब था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की ज़िंदगी की वीडियोस देखकर मेरी भी इच्छा बन गई थी कि काश मेरी भी नौकरी किसी बाहरी मुल्क में लग जाए और मैं वहीं रहने लग जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटे छोटे बहन भाई थे। कभी कभी तो मुझे बाबा और माँ पर भी गुस्सा आता था कि उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने हालात और गरीबी को भी देख लेना चाहिए था। क्या था जो दो चार बच्चे कम पैदा कर लेते, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो आसान होती। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे नाजुक कंधों पर बेइंतहा जिम्मेदारियां थी। मैंने 10वीं के बाद ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक वक्त पढ़ता पढ़ता और एक वक्त नौकरी करता। यूं ही रोते रोते मैंने मास्टर्स कर लिया और नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी इसलिए चुप करके काम करने लगा। सुबह 8 बजे जाता और को बेटी को वापस छोड़ने चला जाता। कभी 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे। मैं मैम साहब को ऑफिस से घर वापस लाता। बाकी वक्त मैं सुकून से बैठा रहता क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने जाना और लेने जाना था। और साहब की बेटी ने हमेशा नकाब किया होता था। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की तमन्ना थी, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि इस नौकरी से निकाला जाऊँ। मेरे यार दोस्त मुझे समझाते थे कि साहब की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, करोड़पति बाप की बेटी है और तो और इतनी हसीन, अगर तुम उसे पसंद आ गए तो सारी ज़िंदगी ऐश करोगे। कभी कभी ये बात मेरे दिल को लगती थी क्योंकि यह मेरा अमीर होने का शॉर्टकट रास्ता था और बहुत ही आसान था। लेकिन मैं अपने डर की वजह से साहब की बेटी के सामने नज़र तक नहीं उठा सकता था। इस लड़की ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो लगता था कि वह शायद गूंगी है, क्योंकि 1 महीने के दौरान मैंने इससे बात करते नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम ही कभी बात करने की कोशिश कर लिया करो, क्या पता वो जवाब दे दे। मैंने बड़ी हिम्मत से एक दिन कोशिश की और पूछा, मैडम मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊँगा। मैंने सोचा कि वह मुझे कुछ तो कहेगी, पूछेगी कि क्यों छुट्टी करनी है, क्या वजह है, मगर इसने तो एक लफ्ज़ भी ना कहा और सिर्फ सिर हिला दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं क्यों इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली ताकि अगले दिन जाऊंगा तो वह कुछ पूछेगी तो सही, मगर इससे पहले ही उसके बाप ने पूछ लिया कि तुम कहाँ गायब थे, कल आए क्यों नहीं। मैंने कहा, साहब जी आप घर पर नहीं थे, मैंने मैडम साहिबा को बता दिया था कि मुझे ज़रूरी काम है, इसी वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा। साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मेरी बेटी से कुछ ना कहा करो। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इस कदर खफा क्यों रहते हैं। मैंने कभी इनको मैडम से प्यार से बात करते नहीं देखा था। फिर घर के पुराने चौकीदार से मालूम हुआ कि वह साहब की नहीं बल्कि साहब के भाई की बेटी है। उसका नाम समरा है, मगर सब उसे परी मैडम कहते हैं। वैसे तो वह बाहर के मुल्क में रहती है, मगर साल में कुछ महीने यहाँ गुजारती है। साहब को उनके काम से नफरत है, मगर इसे कुछ कहते नहीं है। मैंने आज तक ध्यान से देखा ही नहीं था कि वह कहाँ जाती है और क्या काम करती है। अगले दिन मैंने जिस ऑफिस के सामने उसे छोड़ा वहाँ का बोर्ड पढ़ा और उसे पढ़कर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तो कोई ऐसा अड्डा था जो किन्नरों की देखभाल के लिए बनाया गया था। वह अंदर चली गई तो मैंने गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी कर ली। कुछ देर बाद कुछ किन्नर वहाँ से निकले तो मैंने एक से पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है, तो उसने बताया कि परी मैडम है, बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ है, उनका किन्नरों को पढ़ाती है। मैं बहुत हैरान हुआ कि परी मैडम कितनी अच्छी है। मुझे वह सच में अच्छी लगने लगी। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश शुरू की तो वह भी मेरे साथ घुल मिल गई और अक्सर हमारी बातचीत होने लगी।
अब वह गाड़ी में बैठते ही नकाब उतार लेती थी। मुझे भी परी का इसके चाचा की तरह किन्नरों के लिए काम करना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर मैं इससे यह बात बोल नहीं सकता था। मुझे लगने लगा कि वह भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द ये मुलाकातें परी के चाचा की नज़रों में आ गई और एक दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा, तुम जानते हो परी की असलियत क्या है? जानोगे तो उल्टे कदमों यहाँ से भाग जाओगे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या असलियत है उसकी? मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। साहब जी मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और कहने लगे, वह लड़की नहीं है, एक किन्नर है, तीसरे जिन्स से ताल्लुक़ रखती है। कैसे शादी करोगे? यह सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे परी का उन लोगों के से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि असलियत क्या है। वह उनके साथ जब होती थी तो यही लगता था कि वह भी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है, मगर मैंने कभी इस पर शक करने का सोचा भी नहीं था। इस आदमी ने सच ही कहा था। मैं परी की असलियत सुनकर उल्टे कदम वहाँ से भाग गया और इससे हर किस्म का नाता और बात ख़त्म कर ली। इसने इतना बड़ा धोखा किया था मेरे साथ, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैं वो नौकरी छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने लगा। तब कहीं जाकर किस्मत मेहरबान हुई और मैं सऊदी अरब चला गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है। शादी के लिए हामी भरते हुए मेरे दिमाग में दूर दूर तक परी का ख्याल नहीं था, मगर जो सोचा नहीं था वह हो गया। इस वक्त मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि परी बैठी हुई थी। जितना हैरान मैं उसे देखकर हुआ, उतना ही वह मुझे देखकर हो गई थी। मैंने सर हाथों में थाम लिया। मेरा सर यह सोचकर ही चकराने लगा कि मैंने किन्नर से शादी कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। मैं पैसे ले चुका था और घर में मेरी बहनों की शादी की तैयारियां चल रही थी, वरना मैं उसी वक्त वहां से भाग जाता। मेरे लालच ने मुझे वहां लाकर खड़ा किया था कि एक किन्नर मेरी बीवी के रूप में मौजूद थी। मैंने गुस्से में आकर उसे अपने कमरे से निकाल दिया। वह खड़ी हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, मैंने उसी वक्त अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं इसको अपने कमरे में नहीं देखना चाहता था। सुबह हुई तो मेरी सास आई और मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो और रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं मजबूरन अपने घर वालों के खातिर उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि उसकी पहुँच बहुत ज़्यादा थी, वह कुछ भी कर सकती थी। रिसेप्शन के लिए परी को तैयार हुए देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह लड़की नहीं है, कोई और है। मैं उलझने लगा था। रिसेप्शन की रात में कमरे से बाहर निकलकर लॉन्च में आ गया। मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने गुस्से से कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था कि मेरी आपकी बेटे से शादी होगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया है, यह एक किन्नर से शादी करवा दी। वह कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मेरी बेटी किन्नर हरगिज नहीं है, असल बात कुछ और है। मैंने कहा, मुझे कोई असल बात नहीं सुननी, आप मेरी जान छोड़ दे। इससे पहले कि मेरी सास कुछ कहती, परी कमरे से निकल आई और बोली, ठीक है, 1 महीने के बाद तुम मुझे तलाक देकर वापस अपने गांव जा सकते हो। तुम्हें जितने पैसे दिए गए हैं वह भी वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मैं बहुत खुश हो गया यह सुनकर। 1 महीने बाद मेरी जान छूट जाएगी। इस 1 महीने के लिए इसकी यह शर्त थी कि दूसरों के सामने मुझे अच्छे पति का नाटक करना होगा, क्योंकि आए रोज़ हमें किसी न किसी दावत पर जाना होता था। मैं हैरान होता था कि यहाँ सऊदी अरब में यहाँ क्या कोई भी नहीं जानता कि परी की असलियत क्या है। इस 1 महीने में मैंने इस पर पूरे तौर पर नज़र रखी, कोई भी अजीब बात न पता चल सकी। दिन के वक्त मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता। आखिर 1 महीना भी गुजर गया। मैंने तलाक के जल्दी से पेपर तैयार कराया और मेरी सास कहने लगी, अभी भी वक्त है, सोच लो, तुम हकीकत से अनजान हो। यह ना हो कि जब तुम्हें सब मालूम हो तो पछताते और हाथ मलते रह जाओ।
मैं समझ गया कि वह मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मगर मैं गांव वापस जाने का फैसला कर चुका था। मैं उसे तलाक देकर वापस आ गया। यहाँ मुझे एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी थी, इसलिए मेहनत शुरू कर दी। जो दिल में ख्वाब थे वे सारे ख़त्म हो गए। 2 साल की मेहनत के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस कायम करने में कामयाब हो चुका था। मुझे इसी सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग करने अपने दोस्त की कंपनी जाना पड़ा। तो वहाँ पर परी को देखकर मैं हैरान रह गया और यह जानकर तो दंग रह गया कि अब वह मेरे दोस्त की बीवी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने चीख कर कहा, यह तुमने क्या किया? किससे शादी कर ली? मेरा दोस्त मेरी बाजू पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गया और कहा कि यहाँ शोर मत करो। मैंने कहा, तुम जानते भी हो तुमने किससे शादी की है? और कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं वह सब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। पर यह किन्नर नहीं है बल्कि एक लड़की है। जब वह पैदा हुई तो डॉक्टर को यही लगा कि वह किन्नर है, मगर 15 साल की उम्र में कुछ कमी के कारण इसका ऑपरेशन हुआ और वह एक लड़की बन गई। खानदान वालों को यकीन न आया तो परी के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि वह किन्नर है, और इन्हीं बातों से तंग आकर परी के माँ बाप इसे लेकर सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद परी इन किन्नरों के लिए कुछ करने का सोचने लगी, क्योंकि इस पर सिर्फ किन्नर होने का इल्ज़ाम लगा था और इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी गई थी। वह सोचने लगी कि जो सच में ऐसे लोग हैं उनके लिए तो जीना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वह साल के कुछ महीने गांव में रहती और एक एनजीओ कायम किया है, जिसकी वजह से इसके रिश्तेदार का शक और भी यकीन में बदल गया कि वह लड़की नहीं है। और फिर परी की मुलाकात तुमसे हुई, तुम इससे अच्छे लगने लगे। बहुत जल्दी ये तुमसे मोहब्बत करने लगी, मगर तुम इसके चाचा की बातों में आकर इसको छोड़कर भाग गए। यह बहुत बीमार पड़ गई थी। इसकी माँ को पता चला तो इसने तुम्हें सऊदी अरब बुलवाया। तुम्हारे जाने का सारा इंतजाम इन्होंने ही किया। वह अपनी बेटे का दिल और घर बसाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें मजबूर करके तुम्हारी परी से शादी करवा दी। उनका ख्याल था कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएगी, मगर तुमने तो परी की बात को सुनना गवारा ही नहीं किया और अपने कमरे से निकाल दिया। तुम परी को वही समझते रहे जो जानते थे। एक बार भी अगर इससे बात कर लेते तो तुम्हें सब मालूम हो जाता, मगर तुम इसे तलाक देकर आ गए। यह बहुत टूट गई थी। इस वक्त मैंने ही इसे सहारा दिया और सारी हकीकत जानने के बाद शादी के लिए तैयार हो गया। अब हम वहाँ से गांव में आ गए हैं। यह सारी बातें मुझे परी ने खुद बताई थी, ताकि कल को मैं इसे तुम्हारी तरह ना छोड़ जाऊं। मैं यह सब सुनकर ऐसा हो गया जैसे मेरे जिस्म में जान नहीं हो। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा वह दोस्त 5 सालों से परदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन परी से शादी करने के बाद वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त कहने लगा, किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने हर बार उसे धुतकार दिया। तुम बंद किस्मत होके परी जैसी प्यारी लड़की को छोड़ दिया। मैं मरे मरे कदमों से इसके दफ्तर से निकल आया। सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरी खुद की थी। काश मैं उस वक्त परी की बात सुन लेता। मैंने एहसास फरामोशी की थी, इसलिए ऊपर वाले ने इसे मुझसे दूर करके इसे एक अच्छे हमसफ़र से मिला दिया था। अब मेरे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था, और मैं ये सोच रहा था कि काश तब मैं उनकी बात मान लेता। अब यह काश सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना था, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ की सज़ा यही बनती है कि वह काश के सारे ज़िंदगी गुजारे तो